चलिए, तो देखिए जैसे मैं बात कर रहा था कि इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में हम मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स और क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल और सिनर्जिक इंटरेक्शन के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स को मैं डिफाइन कर रहा था कि मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। व्हेन कार्बोनिल फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ मेटल देन इट इज कॉल्ड मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर ये कार्बन का जो कार्बोनिल का जो कार्बन होता है वो डायरेक्ट बॉन्डिंग करता है मेटल के साथ। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेटल है और ये आपका जुड़ा रहता है CO के साथ। तो यही तो आपका क्या होता है, डेफिनेशन है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का कि जिसमें मेटल और कार्बन के बीच डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के कैटेगरी में आते हैं। तो ये मेटल कार्बोनिल जो होते हैं आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी कहलाते हैं। दैट इज ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो ध्यान देना, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मोस्ट कॉमन लिगेंड इन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ये आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसमें कार्बन और मेटल के बीच डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है। दैट इज ये एक इम्पोर्टेंट लिगेंड है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उनके। ये जो आपका ओनली लिगेंड्स इट सबस्टेज द ओनली लिगेंड इन बाइनरी कार्बोनिल सच एज निकिल कार्बोनिल, टंगस्टन का हेक्सा कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स और आयरन का जो आपका पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल या ऐसे बहुत सारे, ठीक है, जो बाइनरी कार्बोनिल्स के फॉर्म में जुड़े रहते हैं। ये जो है आपका ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक दोनों में कॉम्बिनेशन करके एज ए लिगेंड ये आपका वर्क करता है। ठीक है, ये आपका CO जो CO में बॉन्ड टू अ सिंगल मेटल एंड आल्सो एक्ट एज ब्रिजिंग लिगेंड बिटवीन टू और मोर मेटल्स। मतलब CO में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सिंगल मेटल के साथ भी टर्मिनल कंडीशन में जुड़ सकता है और साथ साथ जब बात आए दो डिफरेंट मेटल को जोड़ने की, तीन डिफरेंट मेटल को जोड़ने की, दैट इज मोर देन टू मेटल्स को जोड़ने की, तो वहां पर इसमें ये भी प्रॉपर्टी होती है कि ये CO जो है उसको ब्रिजिंग लिगेंड की तरह जोड़ सकता है। आई मीन उन दोनों के बीच ब्रिज की तरह काम कर सकता है। जैसे कि ये मेटल है, ये आपका एक और मेटल है, तो इनको जोड़ने का काम ये आपका कार्बोनिल लिगेंड जो है कर सकता है। ठीक है, चलो, तो ये तो आपका जनरल इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स की। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड के बेस पर इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है। सेकेंड क्लासिफिकेशन आप मैं बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेटल एटम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखिए सबसे पहले जो है ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड होमोलेप्टिक कार्बोनिल्स कॉम्प्लेक्स और एक होता है आपका हेट्रोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। जिसको मैं डिफाइन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि कब होमोलेप्टिक कार्बोनिल्स कहलाएगा ये और कब हेट्रोलिप्टिक कार्बोनिल्स कहलाएगा। ठीक है भाई, तो उसके बाद बात करेंगे जब नंबर ऑफ मेटल्स की बात आए तो वहां पर देखिए ये मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स और पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। अब मोनोन्यूक्लियर क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियर कब बोलेंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड के अकॉर्डिंग कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स को कैसे
क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले होमोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो द कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल इज बॉन्ड ओनली CO लिगेंड, सिर्फ वो किस लिगेंड से जुड़ा रहता है, CO लिगेंड से। कार्बोनिल लिगेंड के अलावा अगर मेटल उस कॉम्प्लेक्स में किसी के साथ नहीं जुड़ा है तो उसको बोलते हैं होमोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। जैसे कि यहाँ पर मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स आपको मेंशन किए हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि मेटल्स का नंबर सिंगल, डबल, ट्रिपल ये सब तो हो रहे होंगे, लेकिन पूरे इस कॉम्प्लेक्स में सिर्फ आपको कार्बोनिल लिगेंड दिखाई दे रहा होगा। और ये जो कार्बोनिल लिगेंड के अलावा आपको कहीं भी कोई दूसरा लिगेंड दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये ऑल एग्जांपल्स आर बिलोंग्स टू होमोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल सा बात है कि जब हेट्रोलिप्टिक आएगा तो उसमें कार्बोनिल के अलावा और भी लिगेंड होंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, हेट्रोलिप्टिक। अरे जब मेटल जो है एक समान लिगेंड से लिपटा हुआ हो तो उसको बोलते हैं होमोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, और जब डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड से लिपटा रहेगा तो वो आपका हेट्रोलिप्टिक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि जितने भी आप टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे कि आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन रूल हो गया, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है, किसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, किसमें नंबर ऑफ मेटल्स बॉन्ड कितने होंगे, किनमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स क्या होंगे, वो सभी पैरामीटर्स जितने भी आप कॉम्प्लेक्स देखते हो ना, जहां भी देखो आप उन सभी पैरामीटर्स को आप उसको सॉल्व कर लिया करो, क्योंकि यही वो आपके जो कॉम्प्लेक्स हैं जो आपको क्वेश्चंस में दिख जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि नहीं, ये निकिल टेट्रा कार्बोनिल का जो कॉम्प्लेक्स है उसको सर किस में बताए थे, हाइब्रिडाइजेशन जब बता रहे थे कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, इसका शेप क्या होता है, तो वो उसमें सिर्फ वही पढ़ा रहता है और यहाँ से पूछ क्या देता है, निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो बताओ कोई, तो फिर वो घबरा जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो डिफरेंट टाइप के जितने भी कॉम्प्लेक्स दिखते हैं उसमें हम जितने भी टर्मिनोलॉजी, कॉन्सेप्ट्स, पैरामीटर्स हम डिस्कस करते हैं उन सभी को इनमें हम अप्लाई करके उसको एक बार सॉल्व कर लें। यही तो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हेट्रोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स की। तो हेट्रोलिप्टिक कब कहलाएगा, जब मेटल जो है CO और अदर लिगेंड्स जैसे कि PR3, PPS3, PF3, NO, RNC, PF3, तो डिफरेंट टाइप के जब लिगेंड और यहाँ हो जाए, दैट इज CO के अलावा और भी कुछ लिगेंड्स वहां पर आप उस कॉम्प्लेक्स में देखें, तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोलिप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। जैसे कि इन एग्जांपल्स में दिख रहा होगा CO के साथ PPS3 भी है, ट्राइफेनिल फास्फीन, ठीक है, और यहाँ पर भी देखो PF3 है, यहाँ NO2 लिगेंड है, ठीक, ये सॉरी यहाँ NO2 नहीं है, ये NO ट्वाइस है, 2 तो आपका NO लिगेंड यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। हेट्रोलिप्टिक और होमोलिप्टिक का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेटल्स एटम एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें सबसे पहले होता है मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनेट्स। तो नाम से ही समझ आ गया हमको कि मोनोन्यूक्लियर, एक ही सेंट्रल एटम का न्यूक्लियर होगा, दैट इज अगर कोई कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है उसमें एक ही मेटल प्रेजेंस हो, वन मेटालिक एटम, ओके, एंड दिस कार्बोनिल्स do not contain any bridging CO ligand। अब सिंपल सी बात है कि अगर वहां पर एक ही मेटल होगा तो फिर तो जितने भी कार्बोनिल लिगेंड होंगे वो तो टर्मिनल पोजीशन से ही जुड़े रहेंगे। समझ रहे हो क्या इस कॉन्सेप्ट्स को, कि अगर मैं बात करूं
ये एक ही मेटल है, तो एक ही मेटल जो है आपका उससे कार्बोनिल जुड़ा है, तो डायरेक्ट आपका जो है ये टर्मिनल पोजीशन, ब्रिजिंग तो काम ही नहीं कर सकता है, किसके ब्रिज काम करेगा, एंड कोई दो मेटल ही नहीं है तो उनके बीच कैसे ये आपका ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम करेगा। तो सभी कार्बोनिल जो होते हैं इसमें टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं? टर्मिनल। ये क्या होता है भैया आपका? मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉलीन्यूक्लियर की, तो पॉलीन्यूक्लियर क्या होगा? जिसमें 2 और मोर मेटल एटम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इसको फिर से आपका जो है डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पॉलीन्यूक्लियर को फर्दर होमोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स और हेट्रोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। तो यहां पर ये मोनो था, मोनो मतलब एक मेटल था, पॉली मतलब एक से अधिक मेटल्स, इतना तो हम समझ गए। लेकिन एक से जब अधिक मेटल है तो उसमें भी आपका सेम मेटल्स बार बार रिपीट हुए हैं या मोर देन वन एटम्स हैं, या फिर जो मेटल्स अलग अलग हैं वहां पर, या जो नंबर्स ऑफ जिनके मेटल्स के अलग हैं या हाई हैं, वो क्या सेम मेटल्स हैं या डिफरेंट? तो डिफरेंट होंगे तो हेट्रोन्यूक्लियर, और सेम मेटल्स आपके 2, 3, 4 ऐसे नंबर में हैं तो उसको बोलते हैं होमोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उसमें ओनली वन एलिमेंट्स के मेटल्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। जैसे कि पहले वाले में आयरन है, दूसरे वाले में मैग्नीज है टोटल, तीसरे वाले में कोबाल्ट है। तो ऐसे ही आपको सेम मेटल्स यहाँ पर एग्जांपल में दिख रहे होंगे। लेकिन जब हेट्रो की बात आई तो यहाँ पर देखो मैग्नीज और कोबाल्ट दो अलग अलग मेटल्स हैं, तो ऐसे में इसको क्या बोलेंगे? इसको हेट्रोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स मेटल कार्बोनिल्स बोलेंगे। अब बात आती है एक और क्लासिफिकेशन। पॉलीन्यूक्लियर को हम मेटल के नेचर के अकॉर्डिंग तो हम उसको कर दिए कि सेम टाइप के होंगे तो होमो न्यूक्लियर, और डिफरेंट टाइप के होंगे तो हेट्रोपॉलीन्यूक्लियर, ठीक है। लेकिन जब पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स को ब्रिजिंग कैरेक्टर ऑफ लिगेंड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाए तो इसको दो टाइप से फिर से डिवाइड किया जाता है। एक है आपका नॉन ब्रिज्ड मेटल कार्बोनिल्स और आपका एक है आपका ब्रिज्ड मेटल कार्बोनिल्स। नाम में ही समझ आ रहा है कि जिसमें ब्रिजिंग नहीं होगा और जिसमें ब्रिजिंग होगा। तो देखिए नॉन ब्रिज्ड मेटल कार्बोनिल्स क्या है? दिस कार्बोनिल्स कंटेन्स ओनली टर्मिनल CO ligands एंड मेटल मेटल बॉन्ड्स। समझ आया क्या? इसके एग्जांपल्स हैं CO2, CO8। इन पूरे एग्जांपल्स को, जितने सारे मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स लिख रहे हैं, इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जब मैं क्लस्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पर इनके मेटल मेटल बॉन्ड्स, कितने टर्मिनल CO हैं, कितने ब्रिजिंग CO हैं, इन सभी को वहां पर डिस्कस करूंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आपका क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ तो ये वीडियो लेंदी ना हो जाए, इसलिए उन चीजों को मैं यहाँ पर मेंशन नहीं किया हूँ कि सबसे पहले आप नॉन ब्रिज्ड, ब्रिज्ड, होमोन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर, इन सब कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ ले। उसके बाद हम इन चीजों को फिर से रिपीट करेंगे कि देखो ये ब्रिज्ड, ये नॉन ब्रिज्ड, इस टाइप से पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी भी मेरे ख्याल से कोई ज्वाइन हो रहा है क्या?
अगर किसी को ज्वाइन होना है तो ग्रुप में बोल दीजिए, ठीक है। चलिए, हाँ, तो देखिए यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियर है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इसको। अब ये पॉलीन्यूक्लियर है, और पॉलीन्यूक्लियर है मतलब भाई दो या दो से अधिक मेटल है, और इसमें आप बोल रहे हो कि जो कार्बोनिल लिगेंड है वो सिर्फ टर्मिनल है, मतलब कोई इन दोनों को जोड़ने का काम नहीं कर रहा है, और आप बोल रहे हैं कि पॉलीन्यूक्लियर है। तो ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? आप बोल रहे हो कि सीधा सीओ लिगेंड है और सभी जो है सिर्फ टर्मिनल जुड़े हुए हैं, ऐसे कोई ब्रिजिंग की तरह काम नहीं कर रहा है। तो ये दोनों तो अलग अलग हो गए, तो इनको काम क्या है, मतलब ये कैसे जुड़ेंगे, पॉलीन्यूक्लियर कैसे कहलाएंगे? तो यहाँ पर इनमें मेटल मेटल लिंकेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेटल मेटल बॉन्ड्स, और इस मेटल मेटल बॉन्ड से ये जुड़े रहते हैं, और ये मेटल मेटल बॉन्ड से जुड़ने के कारण ये पॉलीन्यूक्लियर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो है कार्बोनिल लिगेंड जो है ब्रिजिंग लिगेंड का काम नहीं करता। और इनके एग्जांपल्स क्या हैं? ये जो मेंशन्स एग्जांपल्स हैं ये इस कैटेगरी को फॉलो करते हैं। अगर बात करें ब्रिज्ड मेटल कार्बोनिल्स की, तो दिस carbonyl contains bridged as well as terminal CO ligand and metal metal bonds। क्लियर है? तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया कि जो यहाँ पहले वाले में सिर्फ टर्मिनल CO था, यहाँ पर आपका ब्रिजिंग CO भी प्रेजेंट होगा। मतलब इसमें जो है आपका ये CO दो लिगेंड को जोड़ने का काम, सॉरी दो मेटल्स को जोड़ने का काम भी कर सकता है, तो ये कहलाते हैं ब्रिज्ड मेटल कार्बोनिल्स। क्लियर है? तो ये इतने टर्मिनोलॉजी अभी तक सबको समझ आए क्या? रिप्लाई फास्ट। जी सर, आ गया सर। बाकी सब यस सर। ठीक। किसी को अगर किसी चीज में दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, कई बार आपको नेटवर्क इशू भी होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पिलाता हूं, एमो डायग्राम ऑफ सीओ। अगर आप इसको समझ गए तो आपके आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो। बहुत लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं, या फिर सीओ का जो एमो डायग्राम है उसको सिर्फ जब इनऑर्गेनिक हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो वहां पर इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसका जो डोनर साइड क्या है, ये सब बस पढ़ लेते हैं, ठीक है, और हमारा काम हो जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, होमो क्या है, ल्यूमो क्या है, इतना ही पढ़ो। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ और अदर चीजें हैं वो समझनी है। यहाँ पर हमको बॉन्डिंग को समझनी है। सीओ में सबसे पहले हम बॉन्डिंग को समझेंगे, क्योंकि जब सीओ में बॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है, तो जो सी सॉरी ना, आपका वॉइस हाँ हाँ आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है अभी। आप ठीक है सर। अरे वो कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, डिस्टर्ब। चलो, अरे वो थोड़ा काम वाम भी चल रहा है ना घर में, तो इसलिए आवाज आ रहा होगा आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमको ये समझना है कि सीओ की बॉन्डिंग कैसी होती है, क्योंकि सीओ जो है फिर आपके मेटल के साथ बॉन्डिंग करने जाता है, और जैसे ही सीओ मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है तो उसके सीओ बॉन्डिंग जो है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्डिंग है, उनमें इफेक्ट पड़ता है, वो क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो किस तरह से ये इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हम पढ़ के जाते हैं मेटल और कार्बोनिल के बीच, मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड का क्या फर्क पड़ रहा है, हमको क्वेश्चन पूछता है कि ये सब हो रहा है, तो अब बताओ ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के ये पैरामीटर्स में क्या इफेक्ट पड़ा।
तो उनको हमको समझना है कि ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है और किस तरह से एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं आपको इसका एमो डायग्राम बताता हूँ। ये एमो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें ये तो आपका कार्बन है और ये ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल का ये जोन है। ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन किया गया ऑर्बिटल्स को, और ये कार्बन के एटॉमिक्स ऑर्बिटल्स। और ये जो आपके मिल करके, ठीक है, LCAO लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स से आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। सब समझते हैं इतना? अब किसी को यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा कि ये 1s जो ऑक्सीजन का है ये थोड़ा नीचे साइड है, और ये 1s जो ऑक्सीजन कार्बन का है वो थोड़ा ऊपर साइड है। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है ना, जिसकी जितनी हाई होती है उसकी जो रेस्पेक्टिव एक दूसरे के जो आपके डिफरेंट एटम के साथ जो सेम, जैसे 1s इनकी एनर्जी में वेरिएशंस पाया जाता है। तो इसकी एनर्जी कम होती है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है उसकी एनर्जी कम होती है। जैसे कि अगर बात करें इसके 1s और इसके 1s, तो इसकी एनर्जी ऊपर है, इसकी एनर्जी कम है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साइड आपको थोड़ा सा ये झुका झुका दिखाई देगा। वैसे ही अगर बात करें तो इसका 2s थोड़ा ऊपर है और इसका 2s ऑक्सीजन का नीचे है, 2p ऊपर 2p नीचे। तो ये तो इसका एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी था। अब हमको पता है जब सेम सिमेट्री और लगभग सिमिलर एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो वहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं ओवरलैपिंग करते हैं LCAO के अकॉर्डिंग, तो उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहाँ पर देखो एक सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, इसको तो सब समझते हैं। जो खेल है पूरा, ये पूरा खेल इसका है, क्योंकि आप देखे होंगे कि जब बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट करते हैं CO का, तो वो कोई बता के चला गया है हमको कि N2 में 14 इलेक्ट्रॉन तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। एक सेकंड, और कोई ज्वाइन हो रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं, तो बाद में तकलीफ देंगे इन लोग। अभी नींद से जग रहे हैं भाई इन लोग, ठीक है। अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो डिस्टर्ब होता है। हाँ, अभी तक इतना समझ आया क्या? अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर किच किच टाइप का दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे चीज यहाँ पर दिख रहे होंगे, यहाँ भी वैसे ही दिख रहे होंगे। तो होता क्या है, इनमें एक प्रकार की ये जो 2s ऑर्बिटल है और ये जो 2p का z ऑर्बिटल होता है, तो ये pz ऑर्बिटल जो है और ये जो आपका 2s ऑर्बिटल जो है, इनकी एनर्जी ना लगभग समान होती है। तो यहाँ पर क्या कर जाते हैं लोग, ओवरलैपिंग कर जाते हैं, मिक्सिंग कर जाते हैं, जिसको बोलते हैं sp मिक्सिंग। क्या बोलते हैं? sp मिक्सिंग, sp मिक्सिंग। वैसे ही यहाँ पर भी इसका जो 2s और pz ऑर्बिटल के बीच sp मिक्सिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों जो मिल करके, इसका s ऑर्बिटल और इसका pz ऑर्बिटल मिल करके तो दो ऑर्बिटल है, तो दो sp मिक्सिंग ऑर्बिटल बनाते हैं। अब देखो ये s नहीं रह गया और ये p नहीं रह गया, अब ये क्या कहलाते हैं? sp ऑर्बिटल। जैसे कि आप पढ़ते होंगे एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल मिल करके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो देखो जब वो एक s होता है तो वो अपना s ऑर्बिटल कहला रहा है,
और p वाला p ऑर्बिटल कहलाना है। जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाते हैं तो ना ये s होता है ना ये p होता है, तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स क्या कहलाते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो वैसे ही यहाँ पर जब sp मिक्सिंग हो जाती है तो ये जो है दो sp-z ऑर्बिटल्स बनाते हैं, sp-z ऑर्बिटल्स। क्लियर है भाई? वैसे ही यहाँ भी आपका sp-z मिक्सिंग रिप्रेजेंट किया गया है। अब आपको ध्यान ये देना है, देखो वर्ड में लिखूंगा तो बहुत सारी चीज लिखूंगा, जो मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा उसको आपको समझना है, ठीक है। ये जो आपका नीचे का जो sp-z है, क्योंकि इसी की एनर्जी आपको सबसे कम दिख रही होगी इस पूरे उसमें, तो ध्यान देना ये sp2 कई लोग क्या करते हैं सीधा उसको इसके sp-z दैट इज सबसे नीचे वाले ऑर्बिटल के साथ लाएंगे और ऐसे ओवरलैपिंग करा करके हाँ ये देखो ये हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है। ऐसा नहीं होता भाई। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सिमिलर एनर्जी लगभग होनी चाहिए और सेम सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री तो लगभग सेम है लेकिन इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है ना वो बहुत डिफरेंस हो जाता है, इनमें ओवरलैपिंग या LCAO नहीं हो पाता, जिसके कारण ये जो आपका ऑक्सीजन का जो एक sp मिक्सिंग वाला ऑर्बिटल होता है जो लोअर एनर्जी का होता है वो सिग्मा सिमेट्री का होता है। क्या होता है? सिग्मा सिमेट्री। और वो किसी के साथ बेचारा बॉन्ड नहीं बना पाता क्योंकि उसकी एनर्जी किसी के साथ इधर मैच नहीं कर पा रही है। तो जब कोई बॉन्ड बनाने में कोई एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अरे ध्यान देना, पूरा का पूरा खेल इसी ऑर्बिटल्स का होता है, कौन बॉन्डिंग है कौन नॉन बॉन्डिंग है कौन एंटी बॉन्डिंग है। यही नॉन बॉन्डिंग वाले लोग लोन पेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लोन पेयर। अब ध्यान देना, ये वाला जो कार्बन का लोअर एनर्जी का जो sp ऑर्बिटल है वो ऑक्सीजन के अपर sp ऑर्बिटल के साथ इनकी एनर्जी मैच कर जाती है और सिमेट्री तो सेम ही है, तो ये इसके साथ सिग्मा बॉन्डिंग बनाता है। क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्डिंग। अरे समझ आया क्या भाई? अब बताओ ये वाला जो कार्बन का जो ऊपर का जो sp ऑर्बिटल था उस बेचारे को कोई सेम सिमेट्री और लगभग सिंगल एनर्जी की ऑक्सीजन की तरफ कोई ऑर्बिटल नहीं मिलती, तो ये क्या करेगा? ये बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, और ये बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा तो ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाएगा। इतना सबको समझ आया क्या? यस सर। अब देखिए, अब ये नॉन बॉन्डिंग ये नॉन बॉन्डिंग, इसको मैं और अभी बताऊंगा। अब बताता हूं मैं आपको ये जो px py ऑर्बिटल है, जो p के डिफरेंट और ऑर्बिटल्स हैं, वो जो है आपका, ठीक है, ऑक्सीजन के px और py इनकी सिमेट्री सेम होती है ना, यही तो आपके पाई ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो 4 और देखो कौन आया भाई, हम तो इनको ज्वाइन करते ही रह जाएंगे बारी बारी से, ठीक है। हाँ तो देखिए यहां पर 2 px py इधर 2 px py इधर, 4 आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग। समझ आया क्या? और ये एक जो आपका sp-z और ये आपका इधर sp ऑर्बिटल, ये दोनों अगर एक सिग्मा बॉन्डिंग बनाए हैं तो एक एंटी बॉन्डिंग भी तो बनेगा, तो ये है उसका एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना, ये तो इतना तो सब समझते हैं। यहां पर जब कार्बोनिल की बात आई
कार्बोनिल की बात आई तो इसकी मैं बॉन्डिंग बताऊंगा, अभी देखना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक सिग्मा बॉन्ड है और वो कौन है, ये वाला। दूसरा जो है पाई बॉन्ड है, एक पाई ये होता है, दूसरा पाई ये होता है, तो एक पाई ये हो गया और दूसरा पाई ये हो गया। अब बाकी कहाँ, तो कार्बन के पास भी एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये क्या होता है, लोन पेयर ऑन कार्बन, लोन पेयर ऑन कार्बन। तो ऑक्सीजन भी बोलता है कि मेरे पास भी एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मेरे पास भी क्या है, लोन पेयर। अच्छी बात क्या है कि दोनों के दोनों में ही लोन पेयर है, लेकिन जब बात आएगी लोन पेयर देने की, तो बताओ जो ज्यादा अवेलेबल होगा वही आपका ज्यादा डोनेशन में इन्वॉल्व होगा। तो हमको ये देखना है कि जब मेटल के साथ कोई लिगेंड जुड़ता है तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो कार्बन डोनेट करेगा कि ऑक्सीजन डोनेट करेगा। तो सिंपल सा बात है कि यहां पर देखो कार्बन वाला जो लोन पेयर है उसकी एनर्जी हाई है और ऑक्सीजन वाली जो लोन पेयर है उसकी एनर्जी कम है। तो ये न्यूक्लियस के पास रहेगा ज्यादा, और न्यूक्लियस के पास रहेगा तो ये जो है इजिली अवेलेबल नहीं रहेगा डोनेशन के लिए। लेकिन कार्बन के लोन पेयर का एनर्जी काफी हाई है, इसलिए ये अवेलेबल रहता है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के लिए। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब CO की बात आती है तो कई लोग ऑक्सीजन है रे भाई, ऑक्सीजन के पास माइनस होता है, यही आपका बॉन्डिंग करता है ना। CO में आपका डोनर साइड क्या होता है, वो डोनर साइड जो होता है वो आपका कार्बन होता है। डोनर साइड जो होता है वो आपका कार्बन होता है। और क्यों होता है, क्योंकि इस लोन पेयर की एनर्जी ऑक्सीजन के लोन पेयर की एनर्जी से हाई होती है। क्लियर है। तो इसकी कंट्रोल न्यूक्लियस के ऊपर कम होता है, या न्यूक्लियस का इस लोन पेयर के ऊपर कंट्रोल कम होता है, जिसके कारण ये अवेलेबल होता है डोनेशन के लिए। क्लियर है भाई? अरे यहां तक समझ आया? यस सर। अब मैं होमो और लूमो को डिस्कस करता हूं। होमो और ल्यूमो को जब मैं डिस्कस करूंगा तो मैं इलेक्ट्रॉन अब भरता हूं इसमें ऑर्बिटल्स में। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। इसका एटॉमिक नंबर तो 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो चलो इसको यहाँ फिल करते हैं। पहले ये 2 हो गए, एस में आपका 2 होता है, 2 और 2 4, और ये पी का कहां पर भाई 6, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2p में होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये आपका 2 2 4 2 6 और ये 2 8, ऐसे होता है। ये एक में पेयरिंग होता है, यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगा ना, मैं यहाँ पर पेयरिंग कर दिया हूँ, इसको मैं मिटा भी देता हूँ। ये लो। अब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इस इलेक्ट्रॉन्स को भरता हूँ। तो ध्यान देना, 2 तो यहाँ होंगे, टोटल 14 हुए क्या, 8 और 6 14, तो 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 2 और 2 4। यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग का नंबर आएगा तो 6, सिग्मा बॉन्डिंग में आपका 8,
9, 10, 11, 12 इलेक्ट्रॉन तो यहीं तक हो गए। ये आपका 13 और ये 14। समझ आया क्या? तो देखो इसका जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है ये क्या कहलाएगा भाई? होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये आपका पाई सिमेट्री वाला जो पाई एंटी बॉन्डिंग है ये क्या कहलाएगा? लो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ल्यूमो। देखो यहां पर मैं ये होमो दिखाया हूं और ये ल्यूमो दिखाया हूं। और होमो और ल्यूमो की जो सिमेट्री है, यहाँ पर होमो की सिमेट्री सिग्मा है, देख लो। ल्यूमो की सिमेट्री पाई एंटी स्टार, पाई स्टार, दैट इज पाई एंटी बॉन्डिंग की। अरे क्लियर है क्या? इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए ये जो आपका नॉन बॉन्डिंग या होमो है, एक सेकेंड, इसका जो आपका लोकेशन है ये अगर ये सिमिलर एनर्जी की होती तो यहाँ आती क्या? इसका जो लाइन है इसकी एनर्जी का लाइन यहाँ आती क्या? नॉन बॉन्डिंग की। लेकिन ये तो थोड़ा ऊपर है और ये थोड़ा ऊपर है, तो ये तो अपने एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर रख रहा है थोड़ा सा। नॉन बॉन्डिंग तो है, तो नॉन बॉन्डिंग के साथ साथ क्या रखा है भाई? एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। ये नॉन बॉन्डिंग के साथ साथ थोड़ा सा क्या रखता है? एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। और ये वाला जो लोन पेयर है देखो, ये एक्चुअली उसको होना था अपने ये सामने में, लेकिन नीचे होता है इसकी एनर्जी, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन बॉन्डिंग विथ बॉन्डिंग कैरेक्टर। इसमें नीचे है इसकी एनर्जी उससे, तो बॉन्डिंग कैरेक्टर है। इसमें खुद के एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर एनर्जी, दैट इज नॉन बॉन्डिंग तो है, बॉन्डिंग नहीं किया तो नॉन बॉन्डिंग, लेकिन इसमें एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर पाई जा रही है। अरे समझ आया क्या? इसीलिए कोई बोलता है कि जब CO से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो CO से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? समझ आया क्या? तो कई लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो जब रिमूव किया जाता है CO से तो वो तो नॉन बॉन्डिंग से जाता है, और नॉन बॉन्डिंग से जाता है तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब CO से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है। क्यों बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि इसमें एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर पाई जाती है, और एंटी बॉन्डिंग से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। लेकिन ये भी देखे होंगे कि कंप्लीट नहीं बढ़ता, कि दो सर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 0.5 कम करो ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया सीधा 1 कम करो ना। लेकिन नहीं, इसमें उस तरह से बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज नहीं होता, पार्शियल बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि ये न तो कंप्लीट एंटी बॉन्डिंग होती है, न तो कंप्लीट नॉन बॉन्डिंग होती है। इसलिए जब बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ता है तो जितना कैरेक्टर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है उसमें उतना ही बढ़ पाता है, कंप्लीट नहीं बढ़ पाता। समझ आया क्या? तो यहाँ पर देखो मैं आपका CO का एमओ डायग्राम भी डिस्कस कर दिया, आपको उसका होमो ल्यूमो का कंसेप्ट भी बता दिया, डोनर साइट ये क्यों होता है ये भी बता दिया। अब अगर इतना सब समझ गए होंगे आप, तो मैं आगे बढ़ूंगा कि इसका जब मेटल के साथ बॉन्डिंग होता है तो इनमें क्या इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर बता दिया कि CO में बॉन्डिंग क्या होती क्यों होती है। अगर मैं इसको हटा दूं तो देख रहे हो आप, ये वाला आपका सिग्मा बॉन्ड बना रहा है जिसको मैं दिखाया था अभी आपको,
ये दोनों पाई बॉन्ड बना रहे हैं और ये नॉन बॉन्डिंग वाले लोन पेयर रख रहे हैं। क्लियर है भाई? किसी को डाउट इस पूरे एमओ डायग्राम ऑफ सीओ में? सर वो जो नॉन बॉन्डिंग वाला जो बना है उसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए तो। नॉन बॉन्डिंग, हाँ, जो ऑर्बिटल जो बना और उसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल हुए वो वाला थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। हाँ, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी सेम कॉन्सेप्ट से आपका फिल होता है, जो आप बाउ वुंड ये सब दुनिया भर का जो आपका रूल होता है इलेक्ट्रॉन फिल करने के, ठीक है? विंड का वो हाँ बना। वो सभी मल्टीप्लिसिटी ये सब रूल जो फॉलो करता है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फॉलो करता है, ठीक है? तो इन 6 और 8 14 इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करो आप। तो इसमें पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा 2 और 2 4, 4 के बाद यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग का नंबर आ गया एनर्जी के अकॉर्डिंग, तो 6, फिर बॉन्डिंग का 8, यहाँ पर 2 तो पाई बॉन्ड बना है, 2 तो पाई ऑर्बिटल है, तो 4 आपका यहाँ पर होगा। कितने हुए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, भरने कितने थे? 14। तो नेक्स्ट नंबर किसका आएगा? तो इसी का आएगा नेक्स्ट नंबर, नॉन बॉन्डिंग। तो इसका जो होमो होता है ना वो नॉन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग। और किसका है देखो नॉन बॉन्डिंग? कार्बन का। किसका है? कार्बन का। इसलिए जो है ये कार्बन इसका डोनर साइड होता है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन फिल में आपको क्या डाउट है ये बताइए। सर ये जो होमो बोल रहे वो कार्बन के लिए बोल रहे हो कि पूरे कार्बोनिल के लिए बोल रहे हो? पूरा कार्बोनिल के लिए। पूरा कार्बोनिल का जो होमो है वो उसका नॉन बॉन्डिंग है, लेकिन वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल किसका है? वो है कार्बन का। देखो कार्बन का ही तो ये ऑर्बिटल था जो किसी के साथ ओवरलैपिंग नहीं किया, इसीलिए तो ये नॉन बॉन्डिंग कहलाया, किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं किया तो। यस सर। ठीक है, और नॉन बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना वही लोन पेयर कहलाते हैं। देखो ऑक्सीजन का भी एक नॉन बॉन्डिंग है, लेकिन ये इसका होमो नहीं है, तो ये ऑक्सीजन का पास भी एक लोन पेयर होता है, कार्बन के पास भी एक लोन पेयर होता है, लेकिन होमो कौन होता है? कार्बन का नॉन बॉन्डिंग। इसीलिए जब मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की बात आती है तो वो कार्बन का नॉन बॉन्डिंग वाला आपका क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। ये हो गया आपका फिल करने का कंडीशन। और क्या बोल रहे थे? पर ये नॉन बॉन्डिंग हमेशा बनता है, यानी जो जब भी हम लोग एमओ बनाएंगे तब हमेशा नॉन बॉन्डिंग बनता है? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये नॉन बॉन्डिंग और बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है ये एलसीएओ के ऊपर बेस्ड है कि अगर सेम सिमेट्री और लगभग सेम एनर्जी की जो आपकी ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो डिफरेंट एटम के या सेम एटम के, है ना? यहाँ पर कार्बन C2 भी होता है, O2 भी होता है, तो दो सेम एटम भी हो सकते हैं। आप देखना जब इसका एनर्जी डायग्राम बनाओगे ना, ये एक्चुअली एनर्जी के अकॉर्डिंग ही तो यहाँ पर अरेंज किया गया है। तो ये जो 2s मेरा मन थोड़ी था कि मैं इस 2s को यहाँ लिखूं और इसके 2s को नीचे लिखूं, ये इसका जो 1s यहाँ है तो इसका 1s को नीचे लिखूं, ये अकॉर्डिंग टू एनर्जी अरेंज है। अब ये इनको डिसाइड करना है क्योंकि ओवरलैप ये कर रहे हैं तो हमारी सिमेट्री और हमारी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए। ठीक है, अरे आप जब शादी करने जाते हैं, रिश्ता देखने जाते हैं, तो यहाँ पर सिमेट्री और एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए तो स्टेबिलिटी ज्यादा आती है बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन दोनों की लगभग सेम है तो दैट इज एनर्जी लगभग मैच कर रही है, लेकिन प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या हो गई? दोनों अदर कास्ट हो गए, मतलब सिमेट्री मैच नहीं कर रही। समझ आया? ओवरलैपिंग में दिक्कत। एक बार क्या होती है कि सिमेट्री तो मैच की, मतलब सेम कास्ट के हुए, लेकिन एक जो है काफी अमीर है और एक जो है काफी गरीब, इनके इंटरेक्शन में दिक्कत होगा। समझ आया? तो ओवरलैपिंग तब ज्यादा अच्छी होती है जब सिमेट्री और
एनर्जी लगभग समान हो। तो हम भी देखते हैं कि भाई अगर मेरे पास, मैं टीचर हूँ तो जरूरी थोड़ी है कि एक टीचर ही मतलब हमारे साथ शादी करे, थोड़ा बहुत तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो ये थोड़ा बहुत का जो एनर्जी है वो आपका वेरिएशन चलेगा, लेकिन एक डिप्टी कलेक्टर और एक टीचर तो थोड़ा मैच नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो, तो उनके बीच इंटरेक्शन नहीं हो पाता। तो जब इंटरेक्शन होगा, दैट इज दोनों की कंडीशन जब फुलफिल होंगे, सिमिलर एनर्जी और आपका जो सिमेट्री, तो वहां पर बॉन्डिंग होती है। और अगर बॉन्डिंग होगी तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बनती है साथ साथ। लेकिन जब ऐसा कंडीशन ना आ पाए तो वहां पर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं। अब मेरा टास्क आपका ये, इतना समझाने के बाद आप C2, N2 और CO के डायग्राम को आप एनालाइज करना। समझ आया? आपको दिख जाएगा होमोन्यूक्लियर का जो मॉलिक्यूल होता है ना, होमोन्यूक्लियर, जैसे कि O2 हो गया, C2 हो गया, उसमें ना आप देखना, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है दोनों तरफ कार्बन कार्बन सेम होगी, तो इसकी 1s की एनर्जी उसके 1s की एनर्जी के बराबर ही होगी। तो वहां पर आप देखना कि क्या आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो भैया मैं तो आपको कुछ दूसरा पढ़ा रहा था, आप तो मेरे को एमओटी के चैप्टर पिला दिए। ठीक है, चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा चीज है। इसको सिर्फ एमओटी के कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ना चाहिए, इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा होगा ही नहीं कि आपको ना आए कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आगे बढ़ो, और कुछ भाई? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बॉन्डिंग इन CO, तो यहाँ पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि सब चीज मैं बता दिया। देख लो, ये आपका एमओ था, पूरा डिस्कस कर दिया। यहाँ देखना, सिंगली ऑक्यूपाइड px ऑर्बिटल, और ये आपका सिंगली ऑक्यूपाइड px ऑर्बिटल था, ये भी आपका सिंगली ऑक्यूपाइड px ऑर्बिटल है। ठीक है, ये आपका सिंगली ऑक्यूपाइड spz ऑर्बिटल है। ये वाला जो ओवरलैपिंग किया है ना, ये वाला, ये आपका हाफ फिल रहता है, ये वाला आपका हाफ फिल रहता है। तो ये सिंगली ऑक्यूपाइड sp और spz ऑर्बिटल, ये कार्बन का हो गया, ये ऑक्सीजन का हो गया, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्डिंग। देख लो, ये क्या बनाएगा आपका, सिग्मा बॉन्डिंग। अब जब ये सिग्मा बॉन्डिंग बनाया तो इसमें पार्शियल ओवरलैपिंग होगा, और पार्शियल ओवरलैपिंग होगा तो यहाँ पर px ऑर्बिटल यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनाएगा, ये लो एक पाई बॉन्ड। अब ये डबली ऑक्यूपाइड spz ऑर्बिटल, ये डबली ऑक्यूपाइड py ऑर्बिटल्स, तो ये डबली ऑक्यूपाइड spz ऑर्बिटल्स। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो डबली ऑक्यूपाइड spz ऑर्बिटल है, ये ऑक्सीजन का वो लोन पेयर वाला बात कर रहे हैं, ये और ये जो डबली ऑक्यूपाइड py ऑर्बिटल है वो आपके वैकेंट py ऑर्बिटल के साथ आपका पाई बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। और ये जो डबली ऑक्यूपाइड spz ऑर्बिटल है, अरे ये देखो कार्बन का, ये क्या कर रहा है, नॉन बॉन्डिंग। तो ये लोन पेयर बना रहा है, ये लोन पेयर बना रहा है, ये जो है फील्ड ऑर्बिटल इसके वैकेंट के साथ पाई बॉन्डिंग कर रहा है, इसको ये भी एक प्रकार का बैक बॉन्डिंग है। ठीक है, बैक बॉन्डिंग पाया जाता है कार्बोनिल में, क्योंकि देखो ये सीधा आपका जो क्या है, एक सीधा कंप्लीट अपने फील्ड ऑर्बिटल को दूसरे के वैकेंट में डाल रहे हैं। अरे समझ रहे हो? और इतना समझ नहीं आ रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल कर लेना, ये 2 है, ये 2 2 4, और यहाँ पर एक px में होगा और एक
py में होगा। अरे समझ आया? और इसका जो फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट होगा अलग से, ये pz ऑर्बिटल में फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस कंडीशंस में डिफरेंट टाइप के आपके बॉन्डिंग होते हैं। जैसे कि बी स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये कार्बन का लोन पेयर, ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो यहाँ पर देखिए, ये बीच वाला जो है वो सिग्मा बॉन्डिंग को शो कर रहा है, और ये वाला पाई जो है, ये देखिए px का जो हाफ ऑफ फील्ड वाला ऑर्बिटल था सिंगली ऑक्यूपाइड, उसका ये पाई ऑर्बिटल है, सॉरी पाई बॉन्डिंग है। समझ आया क्या? और देखो यहाँ पर ये आपको तीर का निशान दिख रहा होगा ऐसे, ये क्या बता रहा है कि ऑक्सीजन अपना फील्ड ऑर्बिटल आपके कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में दिया है। तो ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, तीर का निशान आपको पता चल रहा होगा। समझ आया? इसको भी तो हम पाई बॉन्ड की तरह कंसीडर करेंगे। बैक बॉन्डिंग इज लाइक द पाई बॉन्ड। अरे क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये अगर इतना अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आपको क्या दिक्कत आएगा जब मेटल कार्बोनिल के साथ बॉन्डिंग होगा। क्यों? क्योंकि आप एमओटी पढ़ के आते हैं, एमओटी आपको समझ आता है, क्योंकि एज एमएससी स्टूडेंट या फिर नेट एक्सपीरियंस आपको एमओटी आना चाहिए। अगर आपको एमओटी आता है तो फिर आगे कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब मैं बॉन्डिंग दिखाता हूँ आपको, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेट्स। तो बताओ, जब डोनर का काम करेगा तो भाई कार्बोनिल लिगेंड है तो पहले डोनेट तो करना पड़ेगा ना उसको। और डोनेट कहाँ से करेगा? होमो से, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड वाला एनर्जी। बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन देना है तो भैया सबसे ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी का वही तो दे दोगे। तो उसका होमो क्या होता है? सिग्मा सिमेट्री का नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जो कि किसका होता है? कार्बन का। देखो ये कार्बन का लोब आपको बड़ा दिख रहा होगा, ये कार्बन की साइड का है और ये ऑक्सीजन की साइड का है। और ल्यूमो से वो क्या, बैक बॉन्डिंग में ल्यूमो ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं मेटल से, उसको हमको समझना है। देखिए आपका जो CO का जो दो फीचर होता है वो आपका मेन अटेंशन क्रिएट करता है। एक सेकंड, कोई और बुलावा आया है क्या? कोई ज्वाइन करना चाहता है क्या? बिल्कुल, हमेशा से लेट गीतांजलि देवांगा, क्लास में भी और ऑनलाइन भी। ठीक है, चलो। तो ये जो दो आपके CO के जो आपके फीचर्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, द हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल जो होमो हैज इट्स लार्जेस्ट लोब ऑन कार्बन। अरे ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको कि इसका जो होमो होता है हाईएस्ट एनर्जी का कार्बन का होता है। तो ये होमो आपका कहलाता है। होमो का, होमो कौन था? कार्बन का नॉन बॉन्डिंग वाला। ठीक है, तो यहाँ से the orbital occupied by an electron pair that CO exerts in sigma donor। तो जब मैं अभी बताया कि जब ये बॉन्डिंग करेगा मेटल के साथ तो यहीं से आपका जो होमो है वही जो है सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। फंक्शन बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्टली टुवर्ड्स an appropriate metal orbital such as unfilled d orbitals। तो मेटल का जो आपका अनफिल्ड है डी ऑर्बिटल या फिर कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल ले लो, तो उसमें ये जो है CO लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर जो आपका लोन पेयर है उसको डोनेट करेगा। अरे जब यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो सामने वाले के पास खाली जगह होना चाहिए, तो वही है अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड के पास, बेचारे के पास ल्यूमो जो होता है वो 2 एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। ठीक है, यही ल्यूमो। अगर आप पिछले स्लाइड में अगर आप जाना चाहें तो ध्यान दो, यही तो ल्यूमो है। देखो ये
पाई एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि होमो के बाद का जस्ट ऊपर वाला ऑर्बिटल क्या होता है जो अनऑक्यूपाइड होता है, वो ल्यूमो होता है। तो ल्यूमो पाई एंटी बॉन्डिंग सिमेट्री की है क्या? अरे समझ आया? यस सर। तो ये पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो कि ल्यूमो का काम करता है, वो फिर से मेटल से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। दैट इज these have also larger lobes on carbon than oxygen। यहाँ भी आप इसमें कार्बन का कैरेक्टर ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपका यही जो आपका लार्जर लोब्स ऑफ कार्बन, दैट इज इसका जो ल्यूमो होता है, उसमें मेटल का जो इलेक्ट्रॉन्स है डी ऑर्बिटल्स में फुलफिल्ड ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल्स होगा, जिसकी सिमेट्री इसके साथ मैच कर जाएगी, दैट इज इसका सिमेट्री पाई एंटी बॉन्डिंग का है। तो कोई डी ऑर्बिटल सेम सिमेट्री या सुटेबल सिमेट्री के साथ मैच करेगा सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी से, तो उस कंडीशन पर वो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बोनिल को वापस कर देगा पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, और यही क्या कहलाता है? बैक बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि पहले तो लिगेंड को जाना पड़ेगा मेटल के पास बॉन्डिंग के लिए, फिर बदले में जो मेटल उसको वापस करेगा उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, अदला बदली। क्लियर है? तो ये होता है आपका बैक बॉन्डिंग। अब आगे डिस्कस करते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। सिग्मा बॉन्डिंग कैसे बनता है, और पाई बॉन्डिंग जो कि एक प्रकार का बैक बॉन्डिंग है वो कैसे बनता है। तो देखो, सिग्मा डोनेशन, तो सिग्मा में आप ध्यान दे रहे होंगे तो कार्बोनिल का जो कार्बन का लोन पेयर है, डोनर साइड कौन होता है? कार्बन। वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल के जो एक्सेप्टर और ऑर्बिटल होता है, दैट इज वैकेंट ऑर्बिटल होता है डी ऑर्बिटल मेटल का, उसमें ये दे दिया। तो इसके कारण क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। इसके लिए सिग्मा डोनेशन, क्योंकि मेटल के लिगेंड के रेस्पेक्ट में ये इसको लोन पेयर आपको डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा डोनेशन, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अगर नेक्स्ट की बात करें तो पाई एक्सेप्टेंस। पाई एक्सेप्टेंस क्या होता है? अब CO तो आपका जो है अपना लोन पेयर दे दिया, लेकिन मेटल जो है, मेटल अपना फील्ड ऑर्बिटल कार्बोनिल के ल्यूमो दो, दैट इज पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसमें रिटर्न कर देता है क्या आपको? लोन पेयर। तो इसको बोलते हैं पाई एक्सेप्टेंस। क्यों? क्योंकि CO जो है इसको एक्सेप्ट किया है, और इस एक्सेप्टेंस से कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड, इसलिए इसको बोलते हैं पाई एक्सेप्टेंस। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं इसका ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन। देखो, ये कार्बोनिल का जो है होमो जो है डोनेशन के कारण मेटल को सिग्मा बॉन्डिंग बनाया, और आपका ये जो मेटल का जो फील्ड ऑर्बिटल है वो आपका डोनेट कर दिया कार्बोनिल के पाई एंटी बॉन्डिंग में, जो कि ल्यूमो था, उससे आपका क्या बन गया? पाई बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग का ओवरऑल इंटरेक्शन उसका रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है? अब हम डिस्कस करते हैं सिग्मा डोनेशन और पाई एक्सेप्टेंस। तो सिग्मा डोनेशन में अगर आप देख रहे होगे तो जब सिग्मा बॉन्डिंग करता है ना मेटल कार्बोनिल्स में कोई कार्बोनिल्स, तो वहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें मेटल जो है लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। और लो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? या तो वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, 0 होना चाहिए, -1 होना चाहिए, या -2 होना चाहिए। Such type of metals are known as soft metals। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट उतना हाई नहीं है, जिसके कारण इनका जो है न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन जेड इफेक्टिव एकदम से आपका बढ़ जाए और वो हार्ड हो जाए। अब ये सॉफ्ट है क्योंकि उतने ऑक्सीडेशन स्टेट इसका नहीं है। ठीक है? तो ऐसे मेटल्स क्या कहलाते हैं? सॉफ्ट मेटल्स।
इन CO लिगेंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन इज डोनर एटम। कार्बोनिल का कार्बन जो होता है वो डोनर होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तो ये भी क्या है, सॉफ्ट है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण उसका न्यूक्लियस के अट्रैक्शन जो है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर काफी हाई होता है, तो ये हार्डनेस नेचर शो करता है। कार्बन का नहीं होता ऑक्सीजन इतना, इसलिए सॉफ्टनेस नेचर शो करता है। तो मेटल भी सॉफ्ट कैरेक्टर शो कर रहा है और लिगेंड भी सॉफ्ट कैरेक्टर शो कर रहा है। इसको बोलते हैं सॉफ्ट इंटरेक्शन इन बिटवीन मेटल एंड कार्बन ड्यूरिंग सिग्मा बॉन्डिंग। समझ आया क्या भाई? अब अगर आप देख रहे होंगे तो कार्बोनिल जो है क्या कर रहा है, कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है और लुईस बोलता है कि जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो तो लुईस बेस होते हैं और जो एक्सेप्ट करता है लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर वो तो लुईस एसिड होते हैं। तो उस अकॉर्डिंग तो ये आपका कार्बोनिल लिगेंड जो है वो लुईस बेस का काम कर रहे हैं और सॉफ्ट नेचर का है, दैट इज कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है आपका क्या है, डोनेट कर रहा है लोन पेयर, तो वो क्या है आपका सॉफ्ट बेस है। वैसे ही मेटल क्या है आपका लुईस एसिड, दैट इज सॉफ्ट एसिड। क्लियर है? अब अगर बात करें पाई एक्सेप्टेंस की तरफ तो ध्यान देना, मेटल कार्बोनिल्स आर हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ पाई बॉन्डिंग, दैट इज बैक बॉन्डिंग। वो तो सबको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा दो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और इस पाई बॉन्डिंग से बॉन्ड ऑर्डर ही तो बढ़ता है। ठीक है, किनके बीच, मेटल और कार्बन के बीच। क्यों? क्या पता उसके कारण कार्बन और ऑक्सीजन के बीच कुछ दुविधा आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो पाई बॉन्डिंग होता है इसको डिस्कस कर चुके हैं, एक मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दिया हूँ। पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स द ओवरलैपिंग इन बिटवीन फील्ड अनहाइब्रिड d ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एंड वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CO। अनहाइब्रिड क्यों बोला? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करता है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, लेकिन बैक बॉन्डिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड। तो वहां पर ओवरलैपिंग में मेटल का कौन सा ऑर्बिटल काम करता है, अनहाइब्रिड होना चाहिए और फील्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामने वाले में तो कार्बोनिल के लूमों में जा रहा है। क्लियर है? ये होता है आपका बॉन्डिंग का सिनेरियो मेटल और कार्बोनिल के बीच, जिसमें मैं यहाँ पर अभी क्या किसके बीच बात कर रहा हूँ, मेटल और कार्बन के बीच। इससे पहले जब बात कर रहे थे तो वहां पर सिर्फ किसकी बात करते थे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन कहां से बनता है, क्वेश्चन यहां से बनता है कि मेटल वाले बॉन्डिंग को मैं बढ़ाऊं तो कार्बोनिल वाले बॉन्डिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब पूरा का पूरा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से आपका पूरा खेल खेलता है। वो किसी दिन पूछेगा कि बताओ कौन से ऑर्बिटल से डोनेशन होता है और उसमें वो डोनेशन पावर कार्बन के पास होता है कि ऑक्सीजन के पास होता है, कौन से ऑर्बिटल के में पाई एक्सेप्टेंस होता है और वो कौन सा कैरेक्टर या किसके ऊपर वो कैरेक्टर ज्यादा होता है, कार्बन के ऊपर या ऑक्सीजन के ऊपर। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अगर पढ़ के गए हो तो बहुत इजी लगते हैं और अगर पढ़ के नहीं गए हो तो क्वेश्चन कहाँ से आए हैं पता ही नहीं लगता। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन, ये एक्चुअली क्या होता है, तो बैक बॉन्डिंग सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन होता है जब दोनों म्यूचुअल करते हैं सर, वो भी वो इलेक्ट्रॉन पे उसको डोनेट कर रहा है और लिगेंड भी दे रहा है मेटल को, इसीलिए इसको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सद्भावना वाली बात सुने, सद्भावना, अगर किसी का भला करोगे तो वो आपका फिर से भला करने आता है। ऐसा नहीं कि आप उसको खाना खिला रहे हो तो आपको गाली देगा। ठीक है, अगर आप किसी को खाना खिलाते हो तो वो आपको अगर पानी पिलाए तो दैट इज जितना ज्यादा आप उसके प्रति सद्भावना रखेंगे वो भी आपको उतना ही अच्छा सद्भावना रखेगा। मतलब एक दूसरे के स्ट्रेंथ बनकर सामने आना।
सेम कैरेक्टर शो करना, अपोजिट इफेक्ट नहीं डालना, वो होता है आपका सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन। जैसे कि मेटल कार्बोनिल है, बोथ टाइप ऑफ बॉन्डिंग इंक्रीजेस टू ईच अदर एंड इट इज नोन एज सिनर्जेटिक इंटरेक्शन। दैट इज कार्बोनिल का मेटल के साथ बॉन्डिंग और मेटल का कार्बोनिल के साथ बैक बॉन्डिंग, दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ता है। समझ आया? तो इसको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर ओवरऑल इफेक्ट क्या हो गया आपका? सिनर्जिस्टिक, क्योंकि मेटल कार्बोनेट में ये पाया जा रहा है। अब अगर ध्यान दें, CO कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाया सिग्मा ऑर्बिटल टू अ मेटल एटम। बिल्कुल। तो द ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल, the more effectively it can return electron density to the pi antibonding orbital of CO। वही तो बोल रहा हूं कि अगर आप किसी को जितना ज्यादा खाना खिलाएंगे उतना ही ज्यादा वो आपको पानी पिलाएगा। दैट इज भाई दोनों एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो आपके पास अगर खाना ज्यादा रहेगा, दैट इज ग्रेटर दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो आप ज्यादा आप क्या करेंगे, उसको डोनेट कर पाएंगे। और जितना ज्यादा आप उसको डोनेट कर पाएंगे आपको उतना ही आपको अच्छा आउटकम मिलेगा, उतना ही मोर इफेक्टिवली वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से आपको रिटर्न करेगा इसमें पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और इस इंटरेक्शन को कहलाता है सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, पहले भी बने हैं और आज भी यहीं से पूछे जाएंगे। उसका पूछने का तरीका आपका चेंज हो जाता है, कभी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, कभी रोटेशनल बैरियर, कभी बॉन्ड लेंथ, कभी बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो पूछता कुछ अलग अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट से ही से होते हैं। क्लियर है अभी? आगे बढ़ते हैं। The net effect can be strong bonding between the metal and carbon। बिल्कुल, आप जितना ज्यादा उसको बढ़ाएंगे आपको ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा कि जितना ज्यादा ये बढ़ेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा मेटल और कार्बन के बीच। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो है आपका दोनों इफेक्ट जो है क्या करता है, एक दूसरे को बढ़ाते हैं, लेकिन कब ये इफेक्ट ज्यादा होगा वो आपके डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। The strength of this bonding depends on several factors including the charge on the complex and the ligand environment of the metals। ठीक है, आप मेटल जो है जितना लिगेंड जो जितना मेटल को डोनेट करेगा उतना ही अच्छा मेटल वापस करेगा, लेकिन कब ज्यादा डोनेट करेगा कब कम डोनेट करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेटल पर चार्ज कैसा है, लिगेंड का इन्वायरमेंट कैसा है। अरे लिगेंड के पास अच्छा डोनेशन पावर होगा तभी तो वो अच्छे से डोनेट कर पाएगा। और मेटल जो है इलेक्ट्रॉन ही नहीं रखता ऑर्बिटल में, मतलब ऑर्बिटल में ज्यादातर, या आप ये बोल दीजिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है। और ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है मतलब इलेक्ट्रॉन अब पहले से खींच लिए हो बाहर बेचारे से, मतलब इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो कहां से बैक बॉन्डिंग करेगा। तो ये ऊपर का इफेक्ट तो अच्छी बात है, लेकिन जो बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ है वो कुछ और फैक्टर से उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि मेटल कैसा है, लिगेंड जो बैक बॉन्डिंग कर रहा है या लिगेंड जो आप बॉन्डिंग कर रहे हैं मेटल के साथ उसका इन्वायरमेंट कैसा है। तो ये दो लाइंस को आप अच्छे से समझ के रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर है? इसके बाद अपन बात करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन मेटल कार्बोनेट्स। इसमें देखिए ये आपका जो है पहला वाला स्ट्रक्चर क्या दिखा रहा है कि ऑक्सीजन और कार्बन में दो ठो तो आपका एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, और एक जो है ऑक्सीजन अपना लोन पेयर या इसको डोनेट किया रहता है। ठीक है, कार्बन एक्सेप्ट किया रहता है और कार्बन का लोन पेयर यहाँ पर इसको डोनेशन दिखा रहा है, सिग्मा डोनेशन को दिखा रहा है मेटल के साथ। तो इसको मैं और कैसे दिखा सकता हूँ,
कार्बन अपना लोन पेयर दे रहा है, तो इसको अगर इस फॉर्म में नहीं दिखाऊंगा, टी के फॉर्म में, तो बॉन्ड से अगर दिखाते हो तो आपको दिखाना पड़ेगा कि कार्बन जो है प्लस है और मेटल में जो है माइनस है। तो यहाँ पर तो आपका ऐसे डबल बॉन्ड बना दोगे आप कि ये प्लस है और ये माइनस है ना। कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को इस तरह से दिखाई देता है, और ये प्लस और माइनस ये डोनर साइड को और ये एक्सेप्टर साइड को दिखा रहा है। समझ आया क्या भाई? वैसे ही अगर इस वाले को अगर मैं दिखाऊं, ये जो आपका डोनेशन और एक्सेप्टेंस का जो दिखा रहा है, डोनर साइड और एक्सेप्टर साइड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को, अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्टर है इसलिए माइनस, ये डोनर है इसलिए प्लस। अब देखिए कार्बन पर एक प्लस और एक माइनस है, तो इनपे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ओवरऑल अगर देखूं तो ये है, ओवरऑल माइनस तो मेटल में है और ऑक्सीजन में प्लस है, कार्बन में तो एक प्लस और एक माइनस, दैट इज इक्वल, न्यूट्रल हो गया। अरे समझ आया क्या? यस सर। अब देखिए, ये जब ये अपना पॉजिटिव जब खत्म करना चाहेगा तो इस इलेक्ट्रॉन या इस बॉन्ड को शिफ्ट करेगा अपने ऊपर, तो यहां पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, और इस प्लस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए ये जो माइनस है यहाँ पर बॉन्ड बना देगा, दैट इज मेटल डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इतने टाइप के आपके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मेटल कार्बोनिल में बनते हैं। क्लियर है? जनरली इसको 3 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर करके ABC करके इसको दिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है, इसी का मतलब ये भी हो सकता है। समझ आया क्या भाई? अब ये जो आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे, तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि किसको मैं बैक बॉन्डिंग बोलूंगा और किसको मैं पाई बॉन्डिंग बोलूंगा। एक्चुअली होता दोनों बैक बॉन्डिंग है, लेकिन हमको समझने के लिए जनरली 2 टर्म को लेना पड़ेगा, ताकि हम जब बात करें पाई बॉन्डिंग बोलूंगा तो आपको समझ आना चाहिए कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बात हो रही है, जब बैक बॉन्डिंग बोलूंगा तो आपको समझ आना चाहिए कि नहीं, मेटल और कार्बन के बीच की बात हो रही है। ठीक है, तो आगे अगर मैं बढ़ूं तो देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसमें देखिए टर्म्स हैं। इन टर्मिनोलॉजी में ये जो आपका मेटल और कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग होगी ना, उसको मैं बोलूंगा बैक बॉन्डिंग, और ये जो आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्डिंग है ना, तो उसको मैं यूज करूंगा उसके लिए पाई बॉन्डिंग। तो जब भी मैं पाई बॉन्डिंग बोलूं तो आपको समझना है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बात हो रही है, और जब भी मैं बैक बॉन्डिंग बोलूं तो समझना है आपको कि मेटल और कार्बन के बीच की बात हो रही है। क्लियर है? क्योंकि अभी कम से कम 1-2 लेक्चर पूरा अभी इसी पे चलेगा बात। ठीक है भाई? अब देखो यहां पर बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा और पाई बॉन्डिंग जब बढ़ेगी तो इन दोनों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि बैक बॉन्डिंग बढ़ा तो पाई बॉन्डिंग डिक्रीज हो गया। तो हमको समझना है कि कार्बन जब मेटल के साथ बॉन्डिंग करती है सिग्मा डोनेशन, तो आपका सिनर्जी इफेक्ट यहाँ पाया जाता है। मेटल आपका क्या करता है, बैक बॉन्डिंग उतना अच्छा करेगा, तो इनके बीच तो सिनर्जी इफेक्ट पाया जा रहा है, लेकिन इनमें बैक बॉन्डिंग के कारण ये वाला जो बॉन्ड है उस पर अपोजिट इफेक्ट पड़ रहा है। समझ आया? तो बैक बॉन्डिंग आप जब बढ़ाएंगे तो पाई बॉन्डिंग डिक्रीज होगा। अब मैं एक बार आपको फिर से कहां लेके जाता हूं, एमओ डायग्राम में। ठीक है, चलो इसको थोड़ा मैं समझाता हूं एक बार। यहां पर अगर आप देख रहे होगे तो ये CO बॉन्ड है, यहां इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर था, ये लो ऐसे ही। सर हाँ सर, जब यहाँ पे ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर रहा है तो फिर हम इसका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन बॉन्डिंग में क्यों फिल कर रहे हैं?
क्या 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 क्या? सर ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉन बॉन्डिंग में क्यों फील कर रहे हैं सर, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला बोल रहा है? सर वो नॉन बॉन्डिंग होगा कि वो बॉन्डिंग में ही होना चाहिए सर, कि 2s का जो सिग्मा 2s होता है वो वाला है ये? ना 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 ना, वो नहीं है, ये है, ये सिग्मा का है। ये 2s वाला तो सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर। वो 2s तो गया, इससे काम खत्म है। वो आपका sp मिक्सिंग कर गया यहाँ पर, ठीक है। ये अब s ऑर्बिटल है ही नहीं अब। सर वो मिक्सिंग क्यों होता है सर? ये sp मिक्सिंग इसलिए होता है क्योंकि देखा गया है कि ये जो आपकी सिमेट्री होती है s ऑर्बिटल की, सिग्मा सिमेट्री होती है, और जो pz ऑर्बिटल होता है उसकी भी सिमेट्री सिग्मा सिमेट्री होती है। तो जो आपका कुछ स्टार्टिंग के जो आपके वो है ना एलिमेंट्स हैं, कार्बन हो गया, बोरान हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनमें ना ये जो pz ऑर्बिटल होती है और 2s ऑर्बिटल होती है, इसकी एनर्जी का जो डिफरेंस होता है ना वो बहुत कम होता है। और ये जो बहुत कम होता है तो ये एक दूसरे के साथ क्या कर जाते हैं, इंटरमिक्स कर जाते हैं अपने एनर्जी का। और जब अपने एनर्जी का इंटरमिक्स करेंगे, दैट इज एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, तो ये अपना जो पुराना आपका नाम है या अपना पुराना आइडेंटिटी है वो खो देते हैं और एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं। देखो जो 2s की जो एनर्जी है, एक की एनर्जी ये pz से थोड़ी घट जाती है, p ऑर्बिटल थी तो यहाँ पर तो pz को यहाँ होना चाहिए था ना इसके बराबर में, तो उसकी एनर्जी देखो थोड़ी घट गई और ये 2s की थोड़ी सी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अगर ये 2s एनर्जी होता तो इसका जो है ये यहाँ पास आता, ये लाइन एनर्जी का, लेकिन इसकी एनर्जी आगे हो गई। समझ आया? तो ये सर हाँ मैं जितनी जगह पढ़ी थी ना सर, वो नॉन बॉन्डिंग लिया ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अपने ना लोन पेयर नहीं यूज कर रहा है इसलिए करके। ना ना ना, आप क्या बोल रहे हो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर मतलब इस ऑर्बिटल पे आओ आप। यस सर। तो इसमें आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन क्यों भर रहे हो? यस सर, जब लोन पेयर हम यूज ही नहीं कर रहे हैं ऑक्सीजन का तो फिर फिल क्यों कर रहे हैं सर इसमें? अरे लोन पेयर यूज हो या ना हो भैया, इलेक्ट्रॉन तो भरोगे आप। अरे यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं भरूंगा तो लोन पेयर का खाका बोलूंगा है? ले यहाँ पर चल 0 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं भरा है, और इलेक्ट्रॉन नहीं भरा तो तू ऐसे लिख देगी क्या ये लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर करके? ना सर तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है वो हम एक्स्ट्रा काउंट करते हैं ना? क्या काउंट कर, क्या एक्स्ट्रा काउंट करती है? सर ये जो है नॉन बॉन्डिंग हम इसलिए बनाए क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन का लोन पेयर है। देखो ये नॉन बॉन्डिंग इसलिए बना क्योंकि ये इसकी एनर्जी ना, इसकी एनर्जी जो है वो मैच नहीं कर पा रही सामने वाले के साथ, जिसका ओवरलैप करना चाहिए उसकी एनर्जी या सिमेट्री जो चाहिए, इसको कंडीशन चाहिए बॉन्डिंग के लिए, वो नहीं मिल पा रही है इसको। इसलिए बेचारा जाएगा कहाँ? अब भाई जब इसको मैं अरेंज करूंगा एनर्जी के अकॉर्डिंग तो इसका नंबर जहां इसकी एनर्जी है वहां तो आएगी ना। तो इसकी जो एनर्जी है वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s और सिग्मा बॉन्डिंग जो आपका sp सिग्मा बॉन्डिंग है उनके बीच आती है इसकी एनर्जी। जैसे इसकी 5 है इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी 15 है तो इसकी 10 है, तो जब मैं इसको एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज करूंगा तो ये 10 में ही तो आएगा ना, 15 और 5 के बीच ही तो आएगा ना ये आपका ऑर्बिटल हो गया। अब जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे 14 इलेक्ट्रॉन इन दोनों का, तो आपको तो एनर्जी के अकॉर्डिंग ही तो फिल करना रहता है इलेक्ट्रॉन। तो 2 यहाँ आएंगे, तीसरी बार है जो मैं बता रहा हूँ इसको, 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे, 2 2 4 हो गए। अब नेक्स्ट क्या है, आप इसमें नॉन बॉन्डिंग को छोड़ के सीधे यहाँ भर दोगे। अगर यहाँ भरोगे तो ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, ये यहाँ आ गया, होमो कौन बन गया, पाई एंटी बॉन्डिंग। समझ आया? तो ये जो नॉन बॉन्डिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन इसलिए फिल हो रहे हैं क्योंकि इसकी जो एनर्जी का जो सीक्वेंस जहां पर आ रहा है वहां तक भरने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग में भराएगा, एंटी बॉन्डिंग में भराएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स फिल किए जाते हैं। वुंस के स्पिन मल्टीप्लिसिटी और जो
और क्या बोलते हैं आप बाऊ और जो डिफरेंट डिफरेंट जो आपके वो हैं कॉन्सेप्ट हैं जो इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को भरे जाते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। फिर आगे बढ़ते हुए जब तक आपका जो है सभी सेम एनर्जी के जो आपके ऑर्बिटल से हाफ फिल नहीं भरे जाते तब तक पेयरिंग नहीं होगी, और जब तक कंप्लीट पेयरिंग होगी आगे हाई एनर्जी में जंप नहीं कर पाएंगे। तो ये सब नियम है। अब मैं आपका ये मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऑक्सीजन के ऊपर सर जब ये डोनेट नहीं कर रहा है तो ये ऑक्सीजन ऐसे लोन पेयर क्यों काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि जब मेटल कार्बोनिल जब ये आपका इन्वॉल्व हो रहा है तो ये कार्बोनिल है आपका, अगर ठीक है तो यहाँ पर देखो ये कार्बन का लोन पेयर और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, तो ये भले ही इन्वॉल्व मत हो लेकिन ये पड़े रहेगा ना अपने पास। ये मेटल के साथ बॉन्डिंग करेगा तो ये मेटल के साथ बॉन्डिंग करेगा तब यहाँ से गायब, क्योंकि ये सिंपल बॉन्ड बना लिया। लेकिन ऑक्सीजन का लोन पेयर है अभी, समझ आ रहे हैं? यस सर। ठीक, अगर आपको दिक्कत होगा ना तो आप क्या करना, एक बार आप ना C2 का एमो डायग्राम देखना, C2 और CO का एमो डायग्राम को कंपेयर करना कि क्यों इसमें नॉन बॉन्डिंग है और क्यों इसमें नॉन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। या फिर B2 का देख लेना, N2 का देख सकते हो आप, कंपेयर करना आप एक बार, आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो है होमो से सिग्मा बॉन्ड बना और यहाँ बैक बॉन्डिंग होती है तो इस ऑर्बिटल में आती है। अब बताओ जब एंटी बॉन्डिंग से ऑर्बिटल निकलते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आए तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि देख लो आप, मैं यहाँ पर समझाऊं, 1s में इलेक्ट्रॉन भरोगे ना तो यहाँ पर अभी सिर्फ 1s में भरोगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा एक, लेकिन जैसे ही उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बंद हो गए ना, ये बॉन्डिंग खत्म, कैंसर, इतना तो सब समझते होगे। तो यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग बनी है, पाई का जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसके कारण आपका जो है CO में 2 पाई बॉन्ड थे, अरे ये लो, ठीक है। अब ये 2 पाई जो है उसमें से जब 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन के कारण एक जो पाई बॉन्ड है उसको खत्म, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर को डिक्रीज कर देगा। समझ आ रहा है क्या? जब एंटी बॉन्डिंग में उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके रिस्पेक्ट वाला जो आपका बॉन्डिंग वाला जो बॉन्ड होता है वो खत्म हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो हाफ हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये जो 2 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्डिंग वाला था वो खत्म हो जाएगा। तो ये एमओटी का कॉन्सेप्ट है, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। चलिए अपन चलते हैं जिस स्लाइड में अपन बात कर रहे थे, ये बैक बॉन्डिंग। इसीलिए देखो जैसे ये बैक बॉन्डिंग किया ना, इसके एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल आया, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आया, इसके कारण जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ गया, उसी कारण ये पाई का जो बॉन्डिंग था, ये पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके रेस्पेक्ट वाला जो पाई बॉन्डिंग है वो खत्म हो जाएगा बेचारे का। इसलिए बोलते हैं कि जब बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होती है तो पाई बॉन्डिंग डिक्रीज होती है। समझ आया? अब मैं आपको डिफरेंट टर्मिनोलॉजी की बात करता हूँ। देखिए यहाँ पर इसी को मैं मेंशन किया हूँ, यहाँ पर अगर मेटल और कार्बन के बीच बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो पाई बॉन्डिंग जो है डिक्रीज होगी। वैसे ही अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो बैक बॉन्डिंग बढ़ता है तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ बढ़ जाएगा मेटल और कार्बन के बीच, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है क्या भाई? वैसे ही अगर नेक्स्ट पैरामीटर की बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो बैक बॉन्डिंग बढ़ता है तो मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया
और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। अभी तक पूरा अपोजिट इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट पैरामीटर की अगर बात करें बॉन्ड एनर्जी की, तो बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ता है तो बॉन्ड की एनर्जी बढ़ेगी, तो सामने वाला जो कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो घट जाएगी। अगर नेक्स्ट बात करें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की, तो भाई मेटल और कार्बन के बीच बैक बॉन्डिंग बढ़ाऊंगा तो उसका तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया तो उसको तो मैं स्ट्रेच नहीं कर पाऊंगा, या फिर उसकी स्ट्रेच करने के लिए मेरे को ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बैक बॉन्डिंग से बढ़ जाती है, तो पाई बॉन्डिंग की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। समझ आ रहा है क्या? नेक्स्ट अगर पैरामीटर की बात करें तो रोटेशनल बैरियर। रोटेशनल बैरियर मतलब क्या होता है कि मेटल और कार्बन अगर इनमें बैक बॉन्डिंग करूंगा तो रोटेशनल का बैरियर बढ़ जाएगा, आसानी से मैं इसको रोटेट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच रोटेशनल बैरियर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक बैक बॉन्डिंग नहीं हुई थी तो ये बढ़िया सा यहाँ का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा था, लेकिन बैक बॉन्डिंग बढ़ने के कारण इसका पाई बॉन्डिंग कम हो गया, और पाई बॉन्डिंग कम हो गया उसका पाई स्ट्रेंथ कम हो गया, और स्ट्रेंथ कम हो गया तो इसका रोटेशनल बैरियर था वो खत्म हो रहा है, तो इसको मैं आसानी से रोटेट कर पाऊंगा। तो एक जगह रोटेशनल बैरियर बढ़ा तो एक जगह रोटेशनल बैरियर कम हुआ। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो बॉन्ड लेंथ और इजी ऑफ रोटेशन। अब बैक बॉन्डिंग बढ़ाते हैं तो बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो उसका ये दोनों पास आएंगे, और पास आएंगे तो लेंथ क्या हो जाएगा? कम। लेकिन कार्बोनिल और ऑक्सीजन का तो पाई बॉन्डिंग कम होता है तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होता है, और बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वैसे अगर बात करें रोटेशनल बैरियर की, तो बैक बॉन्डिंग से ज्यादा बैरियर आ रहा है, आप आसानी से उसको रोटेट नहीं कर पाएंगे, और बैक बॉन्डिंग से पाई बॉन्डिंग कम हो जाता है तो आसानी से इसको रोटेट कर पाएंगे। लेकिन इजी ऑफ रोटेशन मतलब आसानी से जो घुमाना था वो बैक बॉन्डिंग बढ़ा तो कम हो गया, बैरियर ज्यादा आ गया, इसलिए मैं आसानी से इसको रोटेट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कार्बोनिल के बीच जो आपका बॉन्डिंग था वो तो डिक्रीज हुआ बैक बॉन्डिंग से, तो इसके लिए मेरा रोटेशन इजी ऑफ रोटेशन है वो बढ़ गया, मतलब मैं बहुत आसानी से इसको रोटेट कर पाऊंगा, पहले नहीं कर पा रहा था। समझ आया क्या? क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। अगर उसको यहाँ से बैक बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन करना रहेगा तो बैक बॉन्डिंग बोल देगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ देगा, बॉन्ड ऑर्डर पूछ देगा, बॉन्ड एनर्जी पूछ देगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ देगा, रोटेशनल बैरियर, इजी ऑफ रोटेशन, बॉन्ड लेंथ, तो इतने सारे क्वेश्चंस वो यहाँ से बना सकता है। समझ आया क्या? तो ये अगर मैं इसको कंक्लूड कर दूं, तो आप ध्यान देंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर बैक बॉन्डिंग में इंक्रीज होगी कोई प्रॉपर्टी तो यहाँ पर वो घटेगी। कोई भी प्रॉपर्टी अगर यहाँ पर कम होगी तो यहाँ पर वो बढ़ेगी। तो क्यों ना बोल दिया जाए कि बैक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग बढ़ाओ तो पाई बॉन्डिंग कम हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग कम करो तो पाई बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, तो उल्टा रिलेशन है एक दूसरे में। समझ आया क्या? और बैक बॉन्डिंग में इसके लिए बात करूंगा मेटल और कार्बन के बीच में, और पाई बॉन्डिंग किसके लिए बात हो रही है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की। समझ आया क्या? क्लियर है? तो ये था आपका आज का लेक्चर। ठीक है, आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू सर।